अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 19 ऑफ योर जतोई की बुक दैट इज़ ऑर्बिट। आपके पास बेसिकली ऑर्बिट होता क्या है, तो ऑर्बिट आपके पास एक पिरामिडल शेप कैविटी है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से आपकी एक कैविटी होती है जो पोस्टीरियर साइड में टेपर कर रही होती है, आगे से इस तरह से है एंड पोस्टीरियर जाते जाते ये टेपर ऑफ होने लग जाती है। तो ये आपके पास नॉन करती है आपकी ऑर्बिटल कैविटी को, जिसके अंदर आपकी आई बॉल फिक्स होती है। ठीक हो गया। अब इसकी आपके पास 4 वॉल्स होती हैं। एक आपके पास रूफ होती है, एक आपके पास फ्लोर होता है, एक आपके पास मीडियल वॉल है, एक आपके पास लैटरल वॉल होती है। तो इस तरह से आपके पास 4 वॉल्स इसकी मौजूद होती हैं। ये देखें जी, ये आपकी ऑर्बिटल कैविटी है और जैसा कि आपको दिखाया हुआ है, ये आपकी रूफ है, ये फ्लोर है, ये आपकी मीडियल वॉल है और ये आपकी लैटरल वॉल है। अब जल्दी से हम बोन्स की कंपोजिशन देख लेते हैं कि आपके पास किस तरह से होती है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी रूफ। रूफ आपकी जो ऑर्बिट की होती है वो आपके पास कंपोज्ड होती है विद द लेसर विंग ऑफ द सेफेनॉइड बोन एंड साथ ही आपके पास होता है जी ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। आपके पास फ्रंटल बोन की ऑर्बिटल प्लेट, ठीक है, ये आपके पास फ्रंटल बोन जो है ऊपर से आ रही है और साथ ही ये पीछे से आपके पास लेसर विंग है सिफेनॉइड का। ठीक हो गया। तो ये आपके पास मिलके बना देते हैं आपकी रूफ को। फर्दर हमारे पास आ जाती है जी आपकी मीडियल वॉल। तो मीडियल वॉल जो है वो आपके पास सेफेनॉइड बोन से बनी हुई है, साथ ही आपके पास ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन भी है, आपके पास फ्रंटल पार्ट ऑफ द मैक्सिला भी है एंड साथ ही आपके पास लैक्रिमल बोन भी है जो इस साइड से मौजूद होगी। तो आपके पास जो मीडियल वॉल है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेफेनॉइड, ठीक है जी। साथ ही आपके पास एथमॉइड है, मैक्सिला है एंड साथ आपके पास लैक्रिमल बोन है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी फ्लोर। तो फ्लोर के अंदर आपके पास आ जाती है जी पैलेटाइन बोन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पैलेटाइन होती है। साथ ही आपके पास मैक्सिलरी बोन आ जाती है एंड फर्दर आपके पास जाइगोमेटिक बोन आ जाती है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, जिसके अंदर आपके पास जाइगोमेटिक बोन आ जाती है, ठीक है। साथ ही आपके पास फ्रंटल बोन आ जाती है एंड आपके पास ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड आ जाता है। तो ये आपकी बोन्स की कंपोजिशन थी कि किस तरह से आपकी कैविटी की कौन सी वॉल बनी हुई है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, आप थोड़ा बहुत अंदाजे से याद रखें। जैसे आपके पास फ्लोर है तो फ्लोर में आपको पता है कि यहाँ पे मैक्सिलरी बोन होती है तो मैक्सिला आ सकती है। साथ ही आपको पता है पैलेटाइन होती है तो पैलेटाइन आ सकती है। साथ ही आपको पता है फ्रंटल बोन होती है तो फ्रंटल आ सकती है। इस तरह से आप अंदाज़ा करके याद रखेंगे। और जाइगोमेटिक यहाँ पर होती है तो वो आ जाएगी, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे अपने रूफ के अंदर तो आपको पता है कि ऊपर फ्रंटल बोन होती है तो फ्रंटल आ जाएगी, ठीक है जी। सॉरी, आपका जो फ्लोर है उसमें फ्रंटल नहीं, आपकी जाइगोमेटिक है। और ऊपर आपके रूफ के ऊपर आपको पता है कि आपका जो फोर हेड है दैट इज़ फ्रंटल बोन, तो आपको वहाँ पे फ्रंटल नज़र आएगी और साथ ही आपको लेसर विंग ऑफ सेफेनॉइड आएगा। इस तरह से आपने कुछ अंदाजे से चीज़ों को याद रखना है। जैसे आप मीडियल तो देखते हैं तो मीडियल के अंदर आपको पता है लैक्रिमल ग्लैंड आपका होता है यहाँ पर, तो आपकी लैक्रिमल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, फ्रंटल भी होगी, ठीक है जी, आपकी सेफेनॉइड भी होगी, एथमाइड भी होगी। तो इस तरह की आपने छोटी छोटी चीज़ों से उसको याद रखना है। दीज बोन्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट कि आपको एक एक बोन याद हो, आपको थोड़ी बहुत जितनी याद रहती है दैट्स एनफ। कई बार आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है, वरना ये कभी क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं जो मैं अब आपको बताने लगी वो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो आपने ज़रूर याद रखने हैं। आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी या ऑर्बिटल बोन्स, ठीक है जी। तो आपका फ्लोर जो है वो वीकेस्ट पार्ट है, ठीक हो गया। आपका फ्लोर जो है वो वीकेस्ट पार्ट है। और अगर आपसे पूछते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आपकी लेटरल वॉल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो ये आपके पास MCQ कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आपने ज़रूर अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास ऑर्बिटल बेस क्या होती है। तो ये जो आपके पास फ्रंट में आपको थिकेंड एरिया नज़र आता है दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल बेस। और ये आपसे कंपोज्ड किससे होती है, ऊपर से आप देख रहे हैं आपके पास फ्रंटल बोन है, नीचे आपके पास साइड में जाइगोमेटिक बोन है एंड साथ ही आपके पास यहाँ पर मैक्सिलरी बोन है। तो ये 3 बोन से आपके पास कंपोज्ड होती है दैट इज़ द इंटीरियर ओपन एंड ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी जो आपके पास थिकेंड होता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पास ऑर्बिटल एपेक्स क्या होता है। तो ऑर्बिटल एपेक्स आपके पास पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर एंड होता है आपकी ऑर्बिटल कैविटी का, जहाँ पे 4 बोन्स आपकी जो हैं वो कन्वर्ज कर रही होती हैं, यानी सारी वॉल्स आपकी जो 4 वॉल्स हैं उनकी बोन्स कन्वर्ज कर रही होती हैं पोस्टीरियर साइड में, तो दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल एपेक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं जी ऑर्बिटल अपर्चर्स। तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल अपर्चर्स हैं और उनके कंटेंट हैं वो आपने ज़रूर देख लेने हैं, बिकॉज कभी कभी ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। आप कभी भी अपने 1-2 मार्क्स इतने इजीली लूज़ नहीं कर सकते। जो आपके जस्ट आपकी बुकिश नॉलेज होगा वो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, आपको ज़रूर आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आता है दैट इज़ ऑप्टिक केनाल। आपके पास ऑप्टिक केनाल होती है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इनके कंटेंट्स का मैं आपके साथ निमोनिक शेयर कर लेती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी ऑप्टिक केनाल है उसके निमोनिक है जी आपके पास सो के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। तो आपके पास एस से आ जाता है जी सिंपैथेटिक नर्व, देन आपके पास ओ से आ जाती है जी ऑप्टिक नर्व, एंड देन आपके पास ओ से आ जाती है जी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो ये आपने सो के निमोनिक से इसको याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को आपने याद रखना है सोर के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है, और साथ ही आपने इसके याद रखना है कि इसके अंदर क्रेनियल नर्व आ जाती है जी 3, 4, 5 एंड 6। क्रेनियल नर्व 3, 4, 5, 6, और साथ आपने सोर का निमोनिक याद रखना है। एस से आपके पास आ जाता है जी सिंपैथेटिक नर्व के फाइबर्स। ओ से आपके पास आ जाता है ऑर्बिटल वेन्स, एंड आर से आपके पास आ जाता है जी रिकरेंट ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी। तो सोर के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाता है जी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर को आपने याद रखना है जी फिज के निमोनिक से। एफ से आपके पास आ जाता है जी 5th क्रेनियल नर्व की मैक्सिलरी डिवीजन, तो आप 5th क्रेनियल नर्व भी याद रखें, दैट्स इनफ। आई से आपके पास आ जाता है जी इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, एंड देन जी से आपके पास आ जाता है जी जाइगोमैटिक नर्व। तो आपने इन निमोनिक से इसके कॉन्टेंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कंटेंट्स। आपके कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट क्या है, तो उसके अंदर आपके पास ऑर्गन ऑफ विजन यानी आई बॉल आ जाती है, साथ ही आपके पास ऑप्टिक नर्व आ जाती है, ठीक हो गया। साथ आपके पास आ जाते हैं कुछ स्पोर्टिंग या एसेसरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपके पास एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आ जाते हैं, ठीक है जी। आपके पास रेक्टस मसल हैं, ऑब्लिक मसल्स हैं, साथ ही आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है, आपके पास लैक्रिमल ग्लैंड आ जाता है, ठीक है जी, और लैक्रिमल सैक आ जाता है। देन आपके पास ये ब्लड वेसल्स आ जाती हैं, आपको वेसल्स आ जाती हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और साथ ही आपके पास ये फैट और फेशिया आ जाता है। तो इस तरह से आपके सारे कंटेंट जो हैं ऑर्बिटल कैविटी के वो कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कुछ सर्जिकल स्पेसेस इन द ऑर्बिट, जिसके अंदर हम एनेस्थेटिक इंजेक्शंस देते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी वगैरह। तो आपके पास सबसे पहले जो मेजरली आती है दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल स्पेस या इंट्राकोनल स्पेस जिसको हम कहते हैं। सेंट्रल स्पेस आपके पास क्या होती है, ये आपके पास रेट्रोबल्बर इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको, और आपके पास कोई भी ट्यूमर हो इस स्पेस के अंदर तो इसके वजह से आपके पास एक्सियल प्रोप्टोसिस देखने को मिलता है। फर्दर आपके पास जो नेक्स्ट स्पेस आती है दैट इज़ द पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस। पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस को हम एक्स्ट्रा कोनल स्पेस भी कहते हैं। तो आपको दोनों तरफ से नज़र आ रहा है, आपको इस तरह से हमने एक एंगल सामने से भी दिखाया और साइड से भी दिखाया, तो आपको दोनों जगह से पता चल रहा है कि ये कौन सी जगह है। एक्स्ट्रा कोनल स्पेस जो होती है इसके अंदर हम पेरीबल्बर एनेस्थीसिया देते हैं इस स्पेस के अंदर, और आपके पास कोई भी ट्यूमर इस स्पेस में हो तो दैट वुड बी द नॉन एक्सियल प्रोप्टोसिस। फर्दर आपके पास आ जाती है जी सब पेरीऑस्टियल स्पेस, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर। सब पेरीऑस्टियल स्पेस है आपके पास जो आपके पास प्रेजेंट होती है बिटवीन द पेरीओस्टियम एंड द बोन, ठीक हो गया। और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जब होता है तो पस जो है वो इस स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाती है। फर्दर आपके पास जो नेक्स्ट आती है दैट इज़ द सबटेनेंट स्पेस। सबटेनेंट स्पेस जो होती है ये आपके पास स्पेस होती है दैट इज़ प्रेजेंट अराउंड आपके आई बोल के टेनन कैप्सूल के, और हम कैटरेक्ट सर्जरी के दौरान इसके अंदर एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं।
नेक्स्ट हम लास्ट में देख लेते हैं कि आपकी ऑर्बिटल कैविटी का फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन आपकी जो ऑर्बिटल कैविटी है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट करती है आपके प्रीशियस ऑर्गन ऑफ विजन को, यानी आपकी आई बॉल को, और साथ ही आपकी एसेसरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको, और आपकी कोई भी बाहर से कोई ट्रॉमा होगा तो उससे आपकी आई को प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आई बॉल या ऑर्बिटल कैविटी। नेक्स्ट जी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, आपकी ऑर्बिटल कैविटी होती क्या है, क्या अपर्चर्स हैं, उसका एपेक्स क्या है, उसकी बेस क्या है, हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी प्रोप्टोसिस क्या होता है। तो प्रोप्टोसिस इज डिफाइंड एज द फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल बियॉन्ड द ऑर्बिटल मार्जिन्स। तो आपने याद रखना है दैट इज नोन एज द प्रोप्टोसिस। ये देखें जी कितनी अच्छी डायग्राम आपको प्रोप्टोसिस की दिखाई हुई है कि ये आपके पास फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ आई है बियॉन्ड योर ऑर्बिटल मार्जिन। ये आपका ऑर्बिटल मार्जिन था, उससे बियॉन्ड जब आपके पास आई जो है फॉरवर्ड बल्ज कर गया तो दैट इज़ नोन एज द प्रोप्टोसिस। देन आपके पास एक और टर्म यूज़ होती है दैट इज़ नोन एज एक्सोफ्थैल्मोस। एक्सोफ्थैल्मोस जो है आपने अपने इंडो वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, इंडोक्रिनोलॉजी के अंदर आपने पैथो में भी पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। दैट इज़ एक्सोफ्थैल्मोस, आप इस टर्म से फेमिलियर होंगे। ये क्या होता है, ये आपके पास फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई होती है बियॉन्ड द ऑर्बिटल मार्जिन ड्यू टू द थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ की वजह से आपके पास होती है। फर्दर आगे हम थायराइड आई डिजीज़ के अंदर भी इसको डिटेल से देखेंगे। फर्दर आपके पास क्या होता है कि हमारे पास जो बल्जिंग ऑफ आई है, यानी जो हमारे पास प्रोप्टोसिस है, उसकी कुछ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो हम इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती है जी इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव आपके पास आ जाती है। फर्दर आपके पास होती है जी इन्फ्लामेटरी। ठीक है जी, इन्फ्लामेटरी के बाद आपके पास सिस्टिक लीजन्स हैं, सिस्टिक लीजन्स होती हैं। देन आपके पास कुछ ट्यूमर्स आ जाते हैं। तो वन बाय वन मैं आपके साथ इनका निमोनिक शेयर करती हूँ। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एससीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो आपने इसको ज़रूर देखना है और अच्छे से याद रखना है। इंशाल्लाह आपको निमोनिक से कभी नहीं भूलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है जी इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव का जो निमोनिक है मेरे पास आपके लिए दैट इज़ PCO। PCO के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। P से वी हैव द पैनथेल्माइटिस। C से आपके पास आ जाता है जी क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है जी। एंड देन O से आपके पास आ जाता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रखना है इन्फेक्टिव को। फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज़ इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी जो होता है उसको आपने याद रखना है निमोनिक से दैट इज़ टिक W। टिक W के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। T से आपके पास आ जाती है जी थायराइड आई डिजीज़। ठीक हो गया। I से आपके पास आ जाती है जी एडियोपैथिक ऑर्बिटल इन्फ्लामेटरी डिजीज़। C से आपके पास अगेन आ जाता है जी क्वेर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। एंड W से आपके पास आ जाता है वेगनर ग्रैनुलोमेटोसिस। ठीक हो गया। तो ये आपने इन्फ्लामेटरी को याद रखना है विद द हेल्प ऑफ टिक W। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सिस्टिक लीजन्स। सिस्टिक लीजन्स के निमोनिक आपने जो याद रखना है दैट इज़ पेस। पेस के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। P से आपके पास आ जाता है जी पैरासिस्टिक सिस्ट। ठीक हो गया। E से आपके पास आ जाता है एनसेफेलोसील। देन S से आपके पास आ जाता है जी साइनस म्यूकोसील। तो इस तरह से आपने सिस्टिक लीजन्स को याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी ट्यूमर्स जो आपके पास ऑर्बिट के होते हैं। तो ट्यूमर्स के लिए जो आपने निमोनिक याद रखना है दैट इज़ सेल MMS। जैसे हम MMS करते हैं सेल से, सेल MMS NV। सेल MMS NV के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। C से आपके पास आ जाती है जी कंजेंटल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या ट्यूमर्स, जिसके अंदर आपके पास डेर्मोइड सिस्ट आ जाती है, आपके पास टेराटोमा आ जाता है। देन E से आपके पास आ जाता है जी आई बॉल ट्यूमर। आई बॉल ट्यूमर के अंदर आपके पास फर्दर आ जाते हैं जी रेटिनोब्लास्टोमा या आपके पास कोई भी मैलिग्नेंट मेलिनोमा आ जाता है। देन L से आपके पास आ जाता है जी लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके पास लिम्फोमा वगैरह आ जाते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है जी लैक्रिमल ग्लैंड ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड, जिसके अंदर आपके पास एडिनोमा या कार्सिनोमा वगैरह आ जाते हैं।
फर्दर आपके पास एम से आ जाता है जी मीजनकाइमल, आपके पास कोई भी ट्यूमर जिसके अंदर हमारे पास रेब्डोमायोसार्कोमा आता है। एम से आपके पास आ जाता है जी मेटास्टेटिक ट्यूमर जिसके अंदर आपके पास न्यूरोब्लास्टोमा या ल्यूकीमिया वगैरह कुछ आ जाते हैं। एस से आपके पास आ जाता है जी साइनस ट्यूमर जिसमें आपके पास मैक्सिलरी कार्सिनोमा है, एथमॉइड कार्सिनोमा है, नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा है। एन से आपके पास आ जाता है जी न्यूरल ट्यूमर में आपके पास ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा है, मेनिंजियोमा है एंड आपके पास न्यूरोफाइब्रोमा है। वी से आपके पास आ जाता है जी वैस्कुलर ट्यूमर जिसके अंदर आपके पास हेमेंजियोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, कैवर्नस हेमेंजियोमा, आपके पास ऑर्बिटल वेरिसिस आ जाता है, आपके पास लिम्फेंजियोमा आ जाता है। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है, दैट इज सेल MMSNV। इस तरह से आपको बच्चों के अंदर प्रोप्टोसिस देखने को भी मिल सकता है। तो चाइल्डहुड प्रोप्टोसिस के जो कॉजेज़ होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती है कोई भी डेवलपमेंटल डर्मोइड सिस्ट, या आपके पास आ जाता है जी ऑर्बिटल टेराटोमा, ठीक हो गया। देन आपके पास आ सकता है कोई भी इन्फेक्टिव ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। फर्दर आपके पास आ जाती है इन्फ्लामेटरी थायराइड आई डिजीज़, ठीक हो गया। साथ ही आपके पास कोई भी वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, जैसे कि आपके पास कैपिलरी हेमेंजियोमा हो सकता है। फर्दर आपके पास रेब्डोमायोसार्कोमा हो सकता है। देन आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। फर्दर आपके पास ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा हो सकता है। आपके पास ऑर्बिटल न्यूरोफाइब्रोमा हो सकता है। आपके पास ल्यूकीमिया हो सकता है। मेटास्टेटिक आपके पास ब्लास्टोमा हो सकता है एंड साथ ही आपके पास मेटास्टेटिक ईविंग सार्कोमा भी हो सकता है। तो ये सारे आपके पास चाइल्डहुड प्रोप्टोसिस के कॉजेज़ देखने में मिलते हैं। फर्दर आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास SCQ में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, दैट इज़ के कॉजेज़ आपके पास पेनफुल प्रोप्टोसिस के कॉजेज़ क्या हैं। तो इसका निमोनिक जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दैट इज़ ओरियो मेलर, ORIO, ओरियो MELAR, ओरियो मेलर के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है, ठीक है जी। फर्दर आपके पास क्या आता है जी ओरियो मेलर के अंदर, तो आपने याद रखना है O से आपके पास आ जाता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, R से आपने याद रखना है कि आपके पास आ जाती है जी रप्चर्ड डेर्मोइड सिस्ट। I से आपने याद रखना है आपके पास आती है आइडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी ऑर्बिटल डिजीज़। O से आपके पास अगेन है जी ऑर्बिटल मायोसाइटिस। M से आपके पास आ जाता है जी मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। A से आपके पास आ जाता है जी एक्यूट डेक्रोएडिनाइटिस। L से आपके पास आ जाता है ल्यूकीमिया। A से अगेन आपके पास आ जाता है एक्यूट थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी एंड R से आपके पास आ जाता है जी रेब्डोमायोसार्कोमा। और एक और जो अब आपकी नई बुक के अंदर ऐड हुआ है कॉज, दैट इज़ आपके पास कैरोटिड कैवर्नस फेस्टुला भी बन सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ द पेनफुल प्रोप्टोसिस। तो दैट इज़ कैरोटिड कैवर्नस फेस्टुला, इसको आप अपनी बुक पर साथ ही नोट कर लें। तो इस तरह से आपके पास टोटल मिला के ये 10 कॉजेज़ बनते हैं जिसको आपने ज़रूर याद रखना है, दीज आर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हमारे पास प्रोप्टोसिस का केस आ गया है तो हमने उसका डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए हमने उसकी करनी होती है क्लिनिकल इवैल्यूएशन और साथ ही साथ हमने करनी होती है इन्वेस्टिगेशन। तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन जो आपके पास है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाती है हिस्ट्री। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी ऑक्यूलर एग्जामिनेशन एंड फर्दर आपके पास आ जाती है जी सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। जो नेक्स्ट आपके पास इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर आपके पास लैब इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं और साथ ही आपके पास इमेजिंग टेक्निक्स आ जाती हैं कुछ, और इनको हम वन बाय वन अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाती है जी हिस्ट्री किस तरह से लेनी है। तो आपने हिस्ट्री में उससे सबसे पहले उसका एज पूछनी होती है, ठीक है जी। हिस्ट्री आप ले रहे हैं तो हिस्ट्री में आपने सबसे पहले पूछनी है एज का ऑनसेट किस पे था, यानी आपके पास वो ट्यूमर जो था वो कॉमन होता है मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन के अंदर। तो वो आपके पास रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, रेब्डोमायोसार्कोमा, डर्मोइड सिस्ट, कैपिलरी हेमेंजियोमा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा, आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या मेटास्टेटिक आपके पास कोई भी ल्यूकीमिया या न्यूरोब्लास्टोमा वगैरह हो सकता है। तो आपने उससे एज ऑनसेट ज़रूर पूछना है कि बच्चे में है या किसी बड़े में, ठीक हो गया। उसके बाद आपने फर्दर जो उससे इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने उसका मोड ऑफ ऑनसेट पूछना है और साथ ही आपने उसकी प्रोग्रेशन पूछनी है।
तो मोड ऑफ ऑनसेट के अंदर आपने पूछना है कि ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, एक्यूट है या क्रॉनिक है। आपके पास जो भी एक्यूट होगा तो उसमें आपके पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस आ जाएगा, आपके पास इन्फ्लेमेटरी ऑर्बिटल डिजीज़ आ जाएगी, एंड देन आपके पास रेब्डोमायोसार्कोमा आ जाएगा। फर्दर क्रॉनिक के अंदर आपके पास आ जाता है जी बिनाइन ग्रोथ ग्लाइयोमा। ठीक है, हो गया। तो ये आपने ज़रूर पूछना है कि उसका ऑनसेट क्या है और उसकी प्रोग्रेशन कैसी है। फर्दर आपके पास आ जाती है कि आपने उससे पूछना है कि ये पेनफुल है या ये आपके पास पेनलेस है। तो ये भी आपने ज़रूर पूछना है। जो भी आपके पास पेनफुल होते हैं उसके अंदर कोई भी इन्फेक्शन होगी, कोई भी इन्फ्लामेशन होगी, या आपके पास कोई कार्सिनोमा प्रेजेंट होगा। जो भी आपके पास पेनलेस होंगे तो वो आपके पास डिफरेंट कंडीशन से आएंगे, उनमें ना इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और कार्सिनोमा प्रेजेंट नहीं होगा। फर्दर आपके पास जो आपने हिस्ट्री में पूछना है दैट इज़ कि आपके पास कोई पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है। पास्ट हिस्ट्री में आपने उससे इन्वेस्टिगेट करना है कि उसको कोई थायराइड डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऑर्बिटल ट्रॉमा तो नहीं हुआ, आपने साथ ही कोई साइनस डिजीज़ तो नहीं है, या कोई मैलिग्नेंसी प्रेजेंट तो नहीं है। तो ये सारा कुछ आपने हिस्ट्री में उस इंसान से ज़रूर पूछ लेना है। फर्दर आपके पास आ जाती है जी ऑक्यूलर एग्जामिनेशन। तो ऑक्यूलर एग्जामिनेशन के अंदर आपने सबसे पहले रूल आउट करना होता है जी हमारे पास सूडोप्रोप्टोसिस के सूडोप्रोप्टोसिस प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास सूडोप्रोप्टोसिस जो होता है ये आपके पास हाई एक्सियल मायोप्स जो होती हैं उनमें हो जाता है, ब्यूफ्थल्मोस की वजह से हो सकता है, या आपके पास रिट्रैक्शन ऑफ द अपर आईलिड की वजह से आपके पास सूडोप्रोप्टोसिस प्रेजेंट हो सकता है, और आप उसको गलत डायग्नोज करके प्रोप्टोसिस की तरफ लेके जा सकते हैं जबकि वो प्रोप्टोसिस नहीं था। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने ऑक्यूलर एग्जामिनेशन के अंदर सूडोप्रोप्टोसिस को रूल आउट करना है। फर्दर आपने देखना है कि पोजीशन ऑफ आई बॉल क्या है, आपकी एक्सियल है यानी सेंट्रल है या नॉन एक्सियल है। तो जो आपके पास एक्सियल होती है, सेंट्रल होती है, वो आपके पास रेट्रोबल्बल लीजन्स हो सकते हैं, ग्लाइयोमा हो सकता है, मेनिंजियोमा, कैवर्नस साइनस हेमेंजियोमा, आपके पास कोई थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी हो सकती है। जबकि जो आपके पास नॉन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर आपके पास कोई पैरानेजल साइनस की ग्रोथ हो सकती है, लैक्रिमल ग्लैंड की ग्रोथ हो सकती है, या आपके पास कोई मेटास्टैटिक ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है। तो दैट वुड लेड टू द नॉन एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बॉल। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपने पाल्पेशन करनी है। पाल्पेशन आपने उस सूरत में करनी है जब वो उसके पास पेनलेस लीजन होगी। फर्दर आपने जब पहले हिस्ट्री में पूछा कि ये पेनफुल है या पेनलेस है, अगर वो कहता है पेनलेस है तो तब आपने पाल्पेशन करनी है, अदरवाइज आपने पाल्पेशन नहीं करनी, पेशेंट को दर्द होगी। ठीक हो गया। तो आपने पाल्पेट करके देखने हैं, अगर आपको ऑर्बिटल लीजन जो है वो पाल्पेबल लगती है तो दैट मे बी द लिम्फोमा, डर्मोइड सिस्ट हो सकते हैं, न्यूरोफाइब्रोमा, या आपके पास कोई भी लैक्रिमल ग्लैंड का ट्यूमर प्रेजेंट हो सकता है। फर्दर आपके पास आ जाता है कि आपने उसकी पल्सेशन को चेक करना है। जब भी आपके पास ऑर्बिटल पल्सेशन होती है तो वो आपके पास एट्रियोवीनस फिस्टूला बना होता है। आपके पास जब ही वेन और आर्टरी आपस में, आर्टरी है और ये वेन है, आपको पता है कि आर्टरी और वेन के दरम्यान में कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो जब ये कैपिलरीज मौजूद नहीं है, आपके पास आर्टरी और वेन जो है आपस में मिल गई हैं, तो वहाँ पर एक पल्सेटिंग सी आपको चीज़ नज़र आएगी, आपको वहाँ पर वेन जो है वो पल्सेट करती हुई नज़र आएगी। तो दैट वुड लेड टू द एट्रियोवीनस फिस्टूला हो सकता है, या आपके पास कोई भी मेनिंजियोसील प्रेजेंट हो सकता है। फर्दर आपने देखना है कि उसकी प्रोप्टोसिस जो है उसके अंदर कोई साइज में चेंज तो नहीं आ रहा। जब पेशेंट आपके पास बैठा हुआ है तो आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो पेशेंट आपके पास थोड़ी देर के लिए तो ज़रूर बैठा होगा। तो आपने ज़रूर चेक करना है कि जब वो आया था तो प्रोप्टोसिस क्या थी, अब उसकी प्रोप्टोसिस कितनी है, बढ़ रही है या कम हो रही है। तो चेंज इन साइज ऑफ प्रोप्टोसिस भी आपने ज़रूर ऑब्जर्व करना है, इससे आपको पता चलेगा कि ये ऑर्बिटल वेरिसिस तो प्रेजेंट नहीं है। फर्दर आपने उससे पूछना है कि विजुअल एक्विटी तो रिड्यूस नहीं हुई। अगर विजुअल एक्विटी रिड्यूस होती है तो आपके पास ऑप्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक है, तो आपने विजन के बारे में भी ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर लेना है। फर्दर आप क्या करेंगे, आप ऑक्यूलर मोबिलिटी चेक कर लेंगे अपने पेशेंट की। आप इस तरह से वो ईच बना के, जिस तरह से हम अपनी ऑक्यूलर मोबिलिटी चेक करते हैं, तो आप उस तरह से उसकी ऑक्यूलर मोबिलिटी चेक करेंगे कि उसकी कोई मसल जो है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, वो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, उसकी वजह से कोई ट्यूमर ग्रोथ हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो सकता है, या कोई थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी भी प्रेजेंट हो सकती है अगर उसके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। फर्दर आप देखेंगे कि उसके पास कोई पेरी ऑर्बिटल चेंजेस तो नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, लिड के अंदर देखेंगे, कंजक्टाइवा के अंदर देखेंगे। फर्दर हम फंडस्कोपी करके फंडस की एग्जामिनेशन भी करेंगे कि वो नॉर्मल है या आपके पास डिस्क के ऊपर एडीमा मौजूद है।
फर्दर हम देखेंगे एक्सोथर्मोमेट्री करेंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रोप्टोसिस कि कितना आपके पास प्रोप्टोसिस जो है वो बाहर की साइड में निकला हुआ है। जो नॉर्मल आपके पास मेजरमेंट होती है दैट इज़ 10 to 20 मिलीमीटर, और दोनों आइज़ में आपके सिमेट्रिकल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 21 मिलीमीटर से ज़्यादा रीडिंग आती है तो फिर आप उसको लेकर जाएंगे अपने प्रोप्टोसिस की तरफ, और इसको आप चेक करते हैं 2 डिफरेंट मेथड से। एक आपके पास ल्यूड एक्सोथर्मोमीटर होता है और एक आपके पास हॉटल एक्सोथर्मोमीटर होता है। जो आपके पास ल्यूड होता है वो आपके पास एक प्लास्टिक रूलर होता है, उसके ज़रिए से हम यहाँ पर आंख के साथ रख के उसको मेजर कर लेते हैं। और जो आपके पास हर्टल होता है वो एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कम्प्लीटली एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से मेजर करते हैं। फर्दर आपकी आ जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी करेंगे, तो सिस्टमिक में आप उससे पूछेंगे कि उसको कोई ल्यूकीमिया या कोई थायराइड आई डिजीज़ तो प्रेजेंट नहीं है, कोई थायराइड डिजीज़ प्रेजेंट तो नहीं है, तो सिस्टमिक के अंदर आप यही पूछेंगे। फर्दर आ जाती है जी हमारे पास कुछ इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने लैब इन्वेस्टिगेशंस करानी है, ठीक हो गया। साथ ही हमने इमेजिंग टेक्निक्स करानी है, साथ ही आपने हिस्टोपैथोलॉजी भी करानी है। तो आपके पास जो लैब आती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपने CBC करा लेना है, ठीक है जी। CBC करा लिया, आपने ESR करा लिया, आपने साथ ही T3, T4 और TSH करा लिया टू चेक द थायराइड फंक्शन। साथ ही आपने एनका करा लिया, सॉरी एनका आपके पास क्या होता है कि इसके अंदर आप एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं, एंटी न्यूट्रोफाइल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज़ को चेक करते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है एस करा लिया आपने, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आपने चेक कर लिया। एंड फर्दर आपने कैसोनी टेस्ट भी करा लिया। तो ये आपने कुछ टेस्ट कराने हैं इन द लैब इन्वेस्टिगेशन। फर्दर आपके पास इमेजिंग टेक्निक आ जाती है, जिसके अंदर आपने प्लेन एक्सरे करा लिया, जिसके अंदर आपने चेक किया कि ऑर्बिटल कैविटी की कितनी इनलार्जमेंट हुई थी। फर्दर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करा ली, ठीक है जी, अल्ट्रासोनोग्राफी करा ली। उसके बाद आपने CT स्कैन करा के देख लिया कि आपके पास कोई भी ऑर्बिटल मास है तो उसकी लोकेशन और साइज़ क्या है। फर्दर आप MRI करा सकते हैं। MRI जो होती है वो आपके पास यूज़फुल है फॉर द सॉफ्ट टिश्यू लीजन्स के लिए। साथ ही आप ऑर्बिटल वीनोग्राफी करा सकते हैं, जिससे आप ऑर्बिटल वेरिसेस को चेक करेंगे। एंड साथ ही आप कैरोटिड एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, जिससे आप एट्रियोवीनस मैलफॉर्मेशंस को चेक करते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है जी हमारे पास एक और जो आपके पास इमेजिंग टेक्निक है दैट इज़ DSA, यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, तो आप वो भी करवा सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो आपने FNAB करा लेना है, FNAB आपने करा लेना है। फाइन निडल एस्पायरेशन बायोप्सी आपने करवा लेनी है, दैट इज़ रिलायबल, एक्यूरेट है और क्विक भी है। साथ ही आप इंसिजनल बायोप्सी भी कर सकते हैं और फर्दर आप एक्सिजनल बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स हैं, एक लैब है, एक आपके पास इमेजिंग टेक्निक है और फर्दर आपके पास हिस्टोपैथोलॉजी है। तो आपने इन तीनों को अच्छे से करना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट हम हमेशा से जो देखते आए हैं, आपके पास कंजर्वेटिव होता है, मेडिकल होता है एंड देन सर्जिकल होता है। तो इसके अंदर कोई भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी इन्फेक्टिव या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है तो हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स या हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स या हम साथ ही अगर पेनफुल है तो एनाल्जेसिक्स आपके पास दे सकते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है सर्जिकल जो हमने ट्रीटमेंट करनी है, तो सर्जिकल में आप सर्जिकली एक्सीजन कर लेते हैं, आप एक्सिंटरेशन कर लेते हैं, यानी आप रिमूव कर देते हैं ऑल द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल कैविटी इंक्लूडिंग द आई बॉल। आप सारा कुछ आई में से रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज द एक्सेंटिरेशन, ठीक हो गया। और साथ ही आप रेडिएशन थेरेपी भी कर सकते हैं अगर कोई मेटास्टेटिक ट्यूमर मौजूद है। तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।